Hello and welcome, my dear friend. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Fasiullah Fasi, lecturer at Kayet Public School and College, and you're watching your own YouTube channel, Clinical Nursing Academy. आज हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करने वाले हैं जो कि पोस्ट आर्यन की फ़र्स्ट सेमेस्टर और बीएसएन की फ़र्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट है, जो कि इंतहाई टफ माना जाता है लेकिन इंतहाई सिंपल है, लेकिन सही तरीके से अगर समझा जाए और सही तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट जो आपको इंतहाई मुश्किल लग रहे हैं ये अब हम आपको आसान बनाएं और एक अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकें। लेकिन आपने हमारे लेक्चर्स को पूरा देखना है, उसका नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आप जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे आपको उसको प्रैक्टिस करना है। ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास ये कौन से स्लाइड है। तो ये सर ताहिर सरवर की स्लाइड है, जो कि आईएनएस में लेक्चरर है और प्रोफेसर है। यहाँ पर अगर हम इसकी कोर्स की कंटेंट की बात करें तो इसमें हम क्या 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 चीज़ें पढ़ने वाले होंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये केमिस्ट्री होती क्या है और नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है अगर वो इस बायो केमिस्ट्री को पढ़े। फिर हमारे पास हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात करेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म पर बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। फिर हमारे पास यूनिट 7 में हम न्यूक्लिक एसिड पे बात करेंगे, यूनिट 8 में हम एंजाइम पे बात करेंगे, फिर 9th पे हम बायो ऑफ एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे, 10th पे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड देन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड देन हमारे पास हार्मोन्स पे हम बात करने वाले होंगे। तो लेट्स फॉर्मली स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर फर्स्ट के हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है बेटा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारे पास टाइटल क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट का टाइटल है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक। अगर आपने आज तक केमिस्ट्री पढ़ी भी ना हो तो आज हम उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल जहन से ये निकालना है कि केमिस्ट्री पहले आपको आती थी या नहीं आती थी, केमिस्ट्री में आपके कम मार्क्स आए थे या ज़्यादा मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में आप फेल हुए थे या पास हुए थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको केमिस्ट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको याद होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे। हम ये पढ़ने वाले होंगे एट लास्ट कि हमारे पास ये केमिस्ट्री नर्सिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। हम मेटल पर बात करेंगे, हम एलिमेंट एंड मिक्सर कंपाउंड पर बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात करेंगे, केमिकल फार्मूला पे बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशंस, बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस, एसिड और बेस, हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री से। हमारे लोगों का प्लान ये होगा कि हम सबसे पहले केमिस्ट्री पर बात करेंगे, फिर जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर हम लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री ये एक सब ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब ब्रांच है केमिस्ट्री का। तो हम इस तरह से जो है वो आगे जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सिंपली डिफाइंड एज द डीप स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की डीप स्टडी अगर आप करते हैं तो ये केमिस्ट्री कहलाती है। यानी आप लोग को पता है कि हमारे पास मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई नजर आने वाली चीज या नजर ना आने वाली चीज जो कि वजन रखती है और एक खास महसूस अहाता घेरती है तो वो हमारे पास मैटर कहलाती है। फिर उस मैटर की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये मैटर बना किस चीज से है, इसमें जो जो चीज कंस्टिट्यूएंट है वो किस तरीके से अरेंज हुई है, इस मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और ये मैटर किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर ये चंद चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि हमारे पास बनाना है तो बनाना को अगर आप देखते हैं तो बनाना एक मैटर है। फिर आप बनाना में देखते हैं कि बनाना बनाया किससे गया है, ये हमारे पास इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो आप लोगों को पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है। तो ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं इस बनाना में, तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो ये केमिस्ट्री में आते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें हमारे पास पहले मैटर आता है, यानी मैटर हमारे पास बड़ा क्या है, बड़ा यूनिट है। फिर हमारे पास अगर हम मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये मैटर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है जिसको एटम्स कहते हैं। फिर जब हम फर्दर एटम की ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास एटम में क्या चीजें हैं बेटा। हमारे पास एटम में न्यूक्लियस है और शेल्स है। शेल्स में हमारे पास इसके पास एलिमेंट्री पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में इसके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। फिर जब हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं जो कि क्वार्क से बने हुए होते हैं। हम इस पे डिटेल में अगले स्लाइड्स में बात करेंगे। फिर हमारे पास हम आते हैं एक स्टोरी के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो हम दुनिया देख रहे हैं जिसमें चरिंद परिंद इंसान हैवानात प्लांट्स एनीथिंग जो भी चीजें हैं तो ये कैसे वजूद में आई, उससे पहला क्या था।
तो हमारे पास हम देखते हैं और आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास एक बड़ा धमाका हुआ था जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। तो ये बिग बैंग में हमारे पास क्या हुआ था? बिग बैंग हमारे पास एक बड़ा धमाका हुआ था। जब धमाका होता है बेटा तो आप सबको पता है कि इसमें टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होता है। और इस यूनिवर्स में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास एनर्जी है और दूसरा हमारे पास मैटर है। तो जब धमाका हुआ था तो हमारे पास वहाँ पर कोई भी मैटर वजूद में नहीं था, सब एनर्जी थी। और हमारे पास अभी हमें पता है पहले तो हम पढ़ते थे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मैटर किसी तरीके से क्रिएट भी नहीं होता, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं होता और एनर्जी भी किसी तरीके से क्रिएट भी नहीं होती, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। लेकिन आजकल फिजिक्स की कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमने पढ़ा हुआ था सेकंड ईयर में पेयर इनहेलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या था बेटा? जब हम पेयर प्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो पेयर प्रोडक्शन में क्या था? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेयर प्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा था? पेयर प्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि हमारे पास एनर्जी से क्या बन रहा था? एनर्जी से मैटर बन रहा था। जबकि हमारे पास जो पेयर इनहिलेशन था, जो पेयर क्या था बेटा? पेयर इनहिलेशन था। तो इसमें हम लोगों ने मैटर से एनर्जी बनाया था। मैटर से क्या बनाया था? एनर्जी। यानी आज हम जानते हैं कि हमारे पास मैटर से एनर्जी बन सकता है और एनर्जी से मैटर बन सकता है। तो पहले जमाने की अगर हम बात करें जब बिग बैंग हुई थी तो हमारे पास उस टाइम पे कोई भी मैटर वजूद में नहीं था, सब एनर्जी थी। फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता धमाके होने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता गया तो हमारे पास ये यूनिवर्स कूल होती गई, ये यूनिवर्स हमारे पास क्या होती गई? ये हमारे पास ठंडी होती गई। जब ये ठंडी होती गई तो हमारे पास हमें क्वार्क्स मिलने को मिले। हमारे पास फिर इन पेयर प्रोडक्शन के जरिए से जितने भी एनर्जी वेव्स थे वो मैटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिए। तो जब वो मैटर में कन्वर्ट होते चले गए तो हमें ये चीज देखने को मिला कि हमारे पास मैटर सिर्फ नहीं बना था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको जो है वो एक अगला स्लाइड पर देखते हैं, हमारे पास एक स्क्रीन लेते हैं, यहां पर देखिए जरा बेटा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास फॉर एग्जांपल है कि दो वेव्स है और वेव्स हमारे पास कौन सी चीज में है? वेव फोटॉन की शक्ल में है। वो किसकी फॉर्म में है? फोटॉन की शक्ल में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास एनर्जी है। तो ये एनर्जी अगर आप देखते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में है बेटा? एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एक फोटॉन है और ये हमारे पास दूसरा फोटॉन है। एक हम रेड से ले लेते हैं कि हमारे पास, या एक हम इससे ले लेते हैं कि ये एक फोटॉन है, दूसरा हम कोई दूसरा कलर से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास दूसरा फोटॉन है। ये जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? मैटर बनेगा। और इससे एक पार्टिकल ऑफ मैटर नहीं बनेगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम जानते हैं कि हमारे पास एक मैटर तो नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक पार्टिकल बना था जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं और दूसरा पार्टिकल जो बना था उसको हम पॉजिट्रॉन के नाम से जो जानते हैं, क्योंकि ये दो फोटॉन से मिलकर बना था तो एक को हम लोगों ने, इस इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया था मैटर, और इसके साथ दूसरा बी पार्टिकल बना था जो ये भी हमारे पास पार्टिकल है लेकिन ये एंटी मैटर है। ये क्या है बेटा? ये एंटी मैटर है। और अगर हम फिर से इन दो मैटर और एंटी मैटर को मिलाएंगे, इससे फिर से हम एनर्जी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशंस हैं। यानी इससे जब हम इस पार्टिकल बनाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और हमारे पास इस पार्टिकल से वापस से जब हम एनर्जी बनाते हैं तो इसको हम पेयर इनहिलेशन कहते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास मैटर और एंटी मैटर बन भी रहा था फोटॉन से, और ये एंटी मैटर और मैटर जब कंबाइन होता है तो इससे वापस से भी फोटॉन बन रहे होते हैं। तो यहां पर देखने को यही मिल रहा है कि जितने मैटर्स बन रहे थे पहले पिछले यूनिवर्स में, उसी टाइम पे हमारे पास क्या भी बन रहा था? एंटी मैटर भी बन रहा था। लेकिन हमारे पास कुछ मैटर ऐसा बना जिसके साथ एंटी मैटर ने कोलाइड नहीं किया, और आज जिस यूनिवर्स में आप रह रहे हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, वो ये रिमेनिंग मैटर हैं जो इसके एंटी मैटर उसके साथ नहीं मिले और उन्होंने वापस से एनर्जी नहीं बनाई। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इस एनर्जी से जो सबसे पहले पार्टिकल बना वो क्या आता बेटा? पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, आप लोगों ने सबने इंडिकेट दिया हुआ है। तो हमारे पास जब आपके पास एमसीक्यूज आता था कि विच वन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप कंफ्यूज होते थे क्योंकि तीनों ही एलिमेंट्रिकल पार्टिकल में आते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन था वो इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्दर कोई भी पार्टिकल से नहीं बना। ये हमारे पास एक वाहिद ऐसा पार्टिकल है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाया जा सकता है। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास क्वार्क से बने हुए हैं, और क्वार्क हमारे पास इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल है। यानी अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो ये 3 क्वार्क से बना हुआ है। इसमें 2 हमारे पास क्या है? अप क्वार्क्स है और एक डाउन क्वार्क्स है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे पास न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क से बना हुआ है और 2 डाउन क्वार्क से बने हुए हैं। क्वार्क्स सिंपली आप कंसीडर कर सकते हैं कि छोटा सा छोटा पार्टिकल है। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास अप क्वार्क्स का जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है बेटा? वो हमारे पास +1/2 है। और अगर हम डाउन क्वार्क की बात करें तो इसका हमारे पास क्या है बेटा? इसकी हमारे पास चार्ज क्या है? वो है
2/3 इसका चार्ज है लेकिन माइनस में। तो अगर हम इस चार्जेस को कंबाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज +1 आएगा और हमारे पास न्यूट्रॉन का चार्ज 0 आएगा। लेकिन जब ये क्वार्क्स बने तो क्वार्क्स बनने के बाद हमारे पास क्वार्क से प्रोटॉन बना, क्वार्क से न्यूट्रॉन बना। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से, जिसको हम लोग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और एक न्यूक्लियाई बना। जब एक न्यूक्लियाई बना तो तब से मैटर बनना स्टार्ट हुआ। जब ये न्यूक्लियाई बना और हमारे पास इन्वायरमेंट में तो इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते थे। जब ये न्यूक्लियाई बना तो न्यूक्लियाई तो पॉजिटिव चार्ज का था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के थे। तो जब इलेक्ट्रॉन उसके पास से गुजरता था इस न्यूक्लियस के पास से, तो ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको घेरे रखा। फॉर एग्जांपल किस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन जब इससे गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ने इसके इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट किया और तब से हमारे पास हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद हीलियम बनना स्टार्ट हुआ और इसके बाद कई सारे पार्टिकल बनना स्टार्ट हुए और इससे हमारे पास क्या बनी, उससे जो है ये यूनिवर्स बनी। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि फंडामेंटल फोर्सेस में आते हैं और इससे ये यूनिवर्स बना है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है। मैटर अभी हमने देखा कि वो चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती हो और मास रखती हो उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर हमारे पास कोई भी चीज की अगर हम मैटर कंसीडर कर लेते हैं उसकी मास भी होगी और उस उन्होंने स्पेस भी ऑक्युपाई की होगी। अगर आप से मैं पूछता हूं कि एयर, आप बताएं कि एयर मैटर है कि नहीं है, तो आप में से चंद स्टूडेंट ये बोलेंगे कि एयर मैटर नहीं है बिकॉज ये तो दिखता ही नहीं है। लेकिन आप सिलेंडर में क्या डालते हैं, आप सिलेंडर में गैस डालते कि नहीं डालते, और ये एयर भी गैस है। आप सिलेंडर 2 किलो सिलेंडर में आप 4 किलो गैस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाई करता है और हमारे पास उसका वजन भी होता है। वजन तो होता है, आप 2 किलो सिलेंडर में 4 किलो गैस नहीं डाल सकते। तो 2 किलो जब आप गैस डालेंगे तो ये हमारे पास एक बैलेंस पे रखा जाता है और आपको पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है बेटा, ये वजन भी रखता है। अच्छा बेटा, तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में कि हमारे पास केमिस्ट्री में हम कितने टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मैटर है केमिस्ट्री में। एक को हम लोग कहते हैं मिक्सचर एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं पेवर सब्सटेंसेस। यहाँ पर इनमें डिफरेंस जरा गौर से आप पढ़ लीजिएगा कि हमारे पास इसमें क्या क्या डिफरेंस है। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर में हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, लेकिन इसमें जो जो चीज कंबाइन होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अपने साथ रिटेन रखती है। इस के मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास जब आप शरबत बनाते हैं तो आप एक बर्तन में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और इसमें आप लोग क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। तो हमारे पास इस वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्लो करता है, तो ये शरबत जो बन रहा है ये भी फ्लो करेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास शुगर की प्रॉपर्टी ये है कि ये स्वीट है, ये हमारे पास मीठा है, तो शरबत भी आपके पास क्या होगा, मीठा होगा। यानी ना शुगर ने अपने प्रॉपर्टीज को लॉस किया, ना वाटर ने अपने प्रॉपर्टीज को लॉस किया, बल्कि सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुए थे। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं या इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं। फिर हमारे पास ये भी हो सकता है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हमारे पास हम इजिली उसको एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकेंगे कि हमारे पास जो भी मैटर बन रहा है यानी जो भी कंपोनेंट है, तो हम एक दूसरे से उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए से या फिजिकल मेथड्स के जरिए से सेपरेट भी कर सकेंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम लोग जब शरबत बनाएंगे तो इससे फिर हम चीनी किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको तो हम फिल्टर आउट भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता चलूं कि हम अगर वही शुगर वही शरबत आप लोग फर्नर पे रखेंगे, आप लोग गैस सिलेंडर पे रखेंगे, तो आप लोग उसको हीट करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो वाटर होगा वो इवापोरेट होगा और आपके पास बर्तन में शुगर रह जाएगा। और ये बॉइलिंग हमारे पास क्या है, एक फिजिकल मेथड है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस में है वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हो सकती है, हम फर्दर इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास दूसरे पे आते हैं, वो हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि इसमें जो जो चीज होगा, जो जो कंपोनेंट होगा, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज को लॉस करेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, ये है हाइड्रोजन, फिर हमारे पास आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होकर आपके पास वाटर बन रहा है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आप देख ले, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जो बन रहा है वो क्या है, वो लिक्विड है। तो ये लिक्विड जो हमारे पास है, उन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को लॉस किया। जब कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को लॉस किया, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास केमिकली कंबाइन हुआ। जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो इसको हम पेवर सब्सटेंसेस कहते हैं। और फिर इसका कंपोजिशन भी हमारे पास फिक्स होगा। फिक्स कंपोजिशन का मतलब ये है, इसमें हमारे पास 2 चीजें आ सकती है, फर्दर आएंगी भी, कि हमारे पास इसमें या तो एलिमेंट आ सकता है या हमारे पास कंपाउंड आ सकता है।
अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट हमारे पास, अगर इसमें एलिमेंट है तो एलिमेंट हमारे पास एक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होगा, या अगर कंपाउंड है तो ये एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, लेकिन इसकी ये फिक्स कंपोजिशन होगी। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो चीज़ें कंबाइन होगी वो हम फिजिकल तरीके से एक दूसरे से सेपरेट भी नहीं कर सकते। अगर हम इस वाटर में देख ले तो वाटर को हम दोबारा से, यानी हमारे पास हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में वापस से इजीली कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम देख लेते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल मेथड। केमिकली हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास, अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर फर्दर टू टाइप्स की है। एक हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हीटेरोजीनियस मिक्सचर। सिंपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यह है कि अगर दो चीजों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जहां से भी हम उस कॉम्बिनेशन को लेंगे और इसमें दोनों हमारे पास सेम क्वांटिटी में आएगा तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आप देख ले, हमने किसकी एग्जाम्पल ली, हमने शरबत की एग्जाम्पल ली। अगर शरबत यहाँ से आप लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो सारी जगहों से आपको शरबत ही मिलेगा। तो ये हमारे पास कहने का मतलब ये है कि इसका कंपोजिशन हमारे पास क्या होगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर हम हीटरो मिक्सचर की तरफ देखते हैं, अगर आप लोग क्या बनाते हैं, चाट बनाते हैं, तो चाट किससे बनता है, इसमें दही भी होता है, इसमें हमारे पास बनाना भी होता है, इसमें पोमेग्रेनेट भी होता है, इसमें एप्पल्स भी होते हैं, इसमें गोवावा भी होता है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर अगर आप एक स्पून लेंगे तो आपके पास स्पून में बनाना ज्यादा आएगा। अगर आप यहाँ से स्पून लेंगे तो यहाँ पर शायद हो सकता है एप्पल ज्यादा आए, यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ पर शायद आपके पास अनार ज्यादा आए। तो ये हमारे पास एक फिक्स कंपोजिशन नहीं है, मुख्तलिफ कंपोजिशन है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फिर हमारे पास प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस भी हमारे पास टू टाइप्स की है, जो ऊपर मैंने बात की। एक हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट फर्दर हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होता। एलिमेंट और मॉलिक्यूल में आप फर्क जानिएगा कि हमारे पास एलिमेंट क्या है बेटा, एलिमेंट हमारे पास एटम की वो पेवर फॉर्म है कि जिसमें एक टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखते हैं कि इस एट क्या है, तो इस एट हमारे पास एलिमेंट है। अगर आप O2 लेते हैं तो ये भी हमारे पास एलिमेंट है। अगर आप N2 लेते हैं तो ये भी हमारे पास एलिमेंट है। अगर आप Na लेते हैं तो ये भी हमारे पास एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है, क्योंकि ये हमारे पास, अगर आप ऑक्सीजन को देख लेते हैं तो वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन भी एक जैसे नाइट्रोजन से बना है और ये सल्फर भी एक जैसे सल्फर से बना है। लेकिन फिर आप लोग सोचेंगे कि इन तीनों को तो हम लोग मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और इसको मॉलिक्यूल नहीं सिर्फ एलिमेंट कहेंगे, वो क्यों? तो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन ये है बेटा कि मॉलिक्यूल वो स्पीशीज होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो आप इसको देख ले, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, जबकि ये इन अगर हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लेंगे तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम कंपाउंड पे बात करते हैं तो कंपाउंड में हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं लेकिन केमिकल प्रोसेस के जरिए से। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट में ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है एंड हमारे पास आयरन आता है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वाटर आता है, टेबल साल्ट आता है, अमोनिया आता है। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो साल्ट एंड वाटर आता है, माउथवाश आता है और आल एलॉय आते हैं। जबकि हम हीटेरोजीनियस की बात करें तो पिज्ज़ा, इटालियन सलाद, ड्रेसिंग, हमारे पास सॉलिड वेस्ट डंप, ये सारी चीज़ें हमारे पास हीटेरोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास क्या है। तो आप सबको पता है कि हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। एक को हम सॉलिड कहते हैं, एक को हम लिक्विड कहते हैं, एक को हम गैस कहते हैं। तो आप अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में हमारे पास पार्टिकल क्या होंगे, वो टाइटली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। दूसरी बात, अगर ये आप देखेंगे तो इसका डेफिनेट शेप भी होगा। डेफिनेट शेप का मतलब ये है कि एक खास शेप में ये होगा। और फिर हमारे पास इस सॉलिड में अगर आप देखते हैं तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में हमारे पास टाइटली पैक पार्टिकल नहीं होंगे। ये हमारे पास इसका डेफिनेट शेप हमारे पास नहीं होगा और इसका हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होगा। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये कि जितनी चीज़ों में इसको आप डालेंगे तो ये एक महसूस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करें तो इसका ना तो हमारे पास टाइटली पैक पार्टिकल है, ना उसका डेफिनेट शेप है, ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। जितने वॉल्यूम में हम गैस को डालेंगे उतनी वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई करेगा और इसका पार्टिकल हमारे पास, गैस का पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड के साथ घूमता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। इन लिक्विड का पार्टिकल हमारे पास बड़ी स्पीड से घूमता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो गैस की स्पीड इंतहाई ज्यादा है लिक्विड के मुकाबले में और लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड के मुकाबले में। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब देख ले, ये ब्लू ये हमारे पास पार्टिकल ऑफ सॉलिड है। तो आप देखिए ये कितने क्लोजली पैक हुए हैं। द मॉलिक्यूल दैट मेक अप द सॉलिड आर अरेंज इन अ रेगुलर रिपीटिंग यूनिट। और आप देख ले ये एक रेगुलर रिपीटिंग यूनिट में भी अरेंज हुए हैं एंड दे आर हेल्ड फॉर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट
यहाँ पर आप देख ले थोड़ी थोड़ी सी जगह आपको दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास वाइब्रेशन कर सकते हैं लेकिन फिर भी टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड है। एज कम्पेयर टू लिक्विड, अगर आप लिक्विड को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख ले आपको कोई भी हमारे पास एज सच कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक रेंडम अरेंजमेंट है। यहाँ पर जिसके मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप द लिक्विड फ्लो इजीली अराउंड वन अनदर, एक दूसरे पर आसानी के साथ एक दूसरे पर घूम सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, दे आर केप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर तो नहीं भाग सकते क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इसको क्लोजली पैक्ड करे एज कंपेयर टू दी सॉलिड। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, गैस के मुकाबले में, लेकिन कम होगा सॉलिड के मुकाबले में। और ये हमारे पास शेप ऑफ द कंटेनर को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं गैस को, तो गैस में आप देख ले कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड नहीं है, ये फ्लाइंग अपार्ट है, ये हमारे पास एक फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मोशन कर सकता है इन ऑल डायरेक्शंस, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, फिर इसके बाद लिक्विड में है, फिर इसके बाद गैस में है। लेकिन अगर हम पार्टिकल की एनर्जी की बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी गैस के पास होगी, फिर इसके मुकाबले में लिक्विड के पास होगी, फिर इसके बाद सॉलिड के पास होगी। और आखिरी जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसको हम प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। और प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में अगर आप देख ले तो आपके पास हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म में आपको पास मैटर मिलेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से आयोनाइज स्टेट में ये फॉर्म मिलेगा, और इसको हम लोग हाई एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और स्टेट्स ऑफ मैटर आपको दिए गए हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर हैं जो कि हायर लेवल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। बस आपने यही समझना है कि कौन से कैटेगरी में कौन सा फॉल करता है। तो हमारे पास क्लासिकल स्टेट में सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है, जो कि नॉन क्लासिकल स्टेट में हमारे पास ग्लास आता है, क्रिस्टल विद सम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, लिक्विड क्रिस्टल्स मैग्नेटिकली अरेंज्ड इन हमारे पास माइक्रो फेज सेपरेटेड। फिर हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर स्टेट में सुपर फ्लूइड आता है, फिर बूज आइंस्टीन कंडेंसेट्स आते हैं, फिर हमारे पास फर्मियोनिक कंडेंसेट्स आते हैं, फिर रेडबर्ग मॉलिक्यूल आते हैं, क्वांटम हॉल स्टेट आते हैं, एंड स्ट्रेंज मैटर आते हैं। हाई एनर्जी स्टेट में प्लाज्मा स्टेट आते हैं एंड क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट आते हैं। इसके अलावा अगर हम अदर प्रोपोज स्टेट की बात करें तो इसमें डीजेनरेट मैटर आते हैं, सुपर सॉलिड आते हैं, स्ट्रिंग नेट लिक्विड आते हैं, एंड सुपर ग्लास आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, हमने तो मैटर को पढ़ा और हमने ये भी देखा कि मैटर हमारे पास किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। फिर एटम पर बात करते हैं कि पहले जमाने में एटम को किस तरीके से जो है अंडरस्टैंड किया गया था। तो जमाना आता है सबसे पहले फिलोसफर की, जो हमारे पास डेमोक्रेटस है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेटस के जमाने में मैटर को एज अ कंटिन्यूअस स्टेट कंसिडर किया जाता था कि कोई भी मैटर है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बना हुआ। लेकिन इसके बाद हमारे पास 1805 में डाल्टन आता है और डाल्टन एक थ्योरी देते हैं, और डाल्टन भी हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैटर है ये एक छोटे छोटे ज़रात से बना हुआ होता है जो फर्दर अनडिविजिबल है, और इसको उन्होंने एटमोस का नाम दिया, एटमोस, और ये हमारे पास फिर एटम बना। फिर इसके बाद हमारे पास थॉमसन आता है, जे थॉमसन हमारे पास, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, और ये डिस्कवर हुआ कि हमारे पास मैटर भी फर्दर किसी भी पार्टिकल से बन सकता है। इसके बाद थॉमसन के बाद हमारे पास रदरफोर्ड आता है, तो रदरफोर्ड हमारे पास फिर एटम को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं और हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देते हैं। इसके बाद हमारे पास बोहर आता है, और बोहर इसमें हमारे पास चैडविक एक्सपेरिमेंट के जरिए से इसमें न्यूक्लियस को भी डिस्कवर करते हैं और तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ समझाते हैं। एक एक मॉडल पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला मॉडल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में दिया वो डाल्टन ने दिया 1805 में। वो कहता था कि हमारे पास कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है, तो ये दीवार कई यूनिट से बना हुआ है, और ये यूनिट, उन्होंने इस यूनिट को एटम का नाम दिया कि ये एटम है और फर्दर किसी भी चीज से ये नहीं बना। तो उन्होंने उनके मॉडल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्फीयर मॉडल कहते हैं या बॉल मॉडल कहते हैं, जो कि जॉन डाल्टन ने प्रपोज की थी। इसके बाद हमारे पास थॉमसन का मॉडल आता है। थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी को हम लोग प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल इसको क्यों कहते हैं ये मैं आपको फर्दर स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने 1897 में इस मॉडल को प्रपोज किया और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास इसमें एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इंतहाई स्मॉल है, तकरीबन 2000 टाइम्स लाइटर देन दी प्रोटॉन है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस एटम में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी कोई पार्टिकल मौजूद है, क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और
एटम पे एज अ होल कोई चार्ज नहीं है, तो इसको कैंसलेशन करने के लिए, इसको कैंसल आउट करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी यहाँ पर जरूर होगा, और उन्होंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ थ्योरी पेश की थी। उन्होंने ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इस वजह से हमारे पास एटम इज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यहाँ पर अगर आप इस मॉडल में देखिए, इसको प्लम पडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल इस वजह से कहते हैं, प्लम कहते हैं खजूर को और पडिंग कहते हैं किसी भी चॉकलेट टाइप की एक पाउडर को। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, तो हम अगर केक खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो इसमें यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पडिंग है और इस पे हम लोग खजूर डालते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास इस एटम में, अगर इसको हम एटम कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास जगह जगह पर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, और ये तमाम जो है ये सर्फेसिस हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये किसने बताया था, ये हमारे पास थॉमसन ने बताया था। इसके बाद हमारे पास इसी मॉडल को देख ले, ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जगह जगह पर जिस तरीके से किसी भी हमारे पास चॉकलेट में, बिस्किट में हमारे पास खजूर होता है, उसी तरीके से ये नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसके बाद हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड आता है, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में उन्होंने अपना थ्योरी प्रपोज करता है, और वो कहता है कि हमारे पास एटम जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, वो एम्प्टी स्पेस है। उसकी थ्योरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेट मी टेल यू, कोई नहीं भी जानता तो हमारे पास यहाँ पर आप देख ले, इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है बेटा। हमारे पास इस थ्योरी में उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल को रख दिया और उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन को रख दिया, और वहां पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या किए, उन्होंने थ्रो किए। तो इसमें कई सारे अल्फा पार्टिकल इससे पास हुए, कुछ पार्टिकल हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हुए। तो उन्होंने इससे प्रपोज किया कि ज्यादा पार्टिकल चूंकि अनडिफ्लेक्टेड हमारे पास हुए, तो इसका मतलब यह है कि एटम ज्यादातर खाली स्पेस है। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई चीज बिल्कुल सेंटर पे पाई जाती है, और सेंटर पे जो चीज पाई जाती है, इसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये जरूरी है कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उन्होंने प्रोटॉन तो डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन ये डिस्कवर किया था कि इसके सेंट्रल स्पेस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये किसने कहा था, ये रदरफोर्ड ने कहा था। तो अगर देखते हैं कि हमारे पास इसमें स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और उसको हमने कहा था कि ये हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और एटम की सारी मास वहां पर ऑक्युपाई करती है, और इस मॉडल को हम पीच मॉडल कहते हैं, क्योंकि पीच पेट हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसका मीट हमारे पास क्या है, इसका गोश्त हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। इसके बाद हमारे पास बोहर मॉडल आता है, और बोहर मॉडल ने बड़ी अच्छी तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया। लेट मी टेक अदर स्क्रीन, यहाँ पर आप देख ले, दो तीन चीजें हैं, इसको जो है वो आप जरा ध्यान से पढ़े। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो रदरफोर्ड ने हमें बताया था। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि ये हमारे पास इसकी एनर्जी फिक्स होती है। ये हमारे पास नील बोहर ने हमें बताया कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन द सेम एनर्जी शेल एंड द सेम शेल, तो ये एनर्जी न लॉस करता है, न एनर्जी लॉस करता है और न गेन करता है। जब ये हमारे पास हायर शेल से लोअर शेल में आता है, तो ये फिर एनर्जी लॉस करेगा, और अगर ये हमारे पास इस लोअर शेल से हायर शेल में जाता है, फिर ये एनर्जी गेन करेगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसके पास हमारे पास क्या है, इसके पास मोमेंटम है। एक क्या रखती है, मोमेंटम, क्योंकि इसका मास भी है और ये मोशन में भी है। लेकिन ये चूंकि हमारे पास किस में घूमते हैं, एंगुलर मोशन में घूमते हैं, तो इस वजह से इसके मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और एल इज इक्वल टू, उन्होंने बताया कि ये एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास है, ये आप लोगों के पास डिस्क्रीट यूनिट में होगा। किस में होगा, डिस्क्रीट यूनिट में होगा, यानी एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। उन्होंने क्या लिखा कि L इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, ये क्वांटाइज होगा। यानी उन्होंने ये बताया कि इनका नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी पॉइंट में नहीं हो सकता। यानी इसका कहने का मतलब ये है बेटा, अगर हम लोग इसको इरेज करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल अगर आप देख ले, या तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको ड्रा करता हूँ, कोई भी ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। उसके कहने का मतलब ये है कि या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम सकता है, या यहाँ घूम सकता है, या यहाँ घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी हमारे पास यहाँ पर नहीं घूम सकता, यहाँ पर नहीं घूम सकता, यहाँ पर नहीं घूम सकता, यानी इन बिटवीन द शेल कभी नहीं घूम सकता। और एल की यह हमारे पास क्या है, ये इसकी क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम है। गॉट इट बेटा। यहां पर अगर आप देख ले बोहर मॉडल की, तो यहां पर लिखा गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इन द एटम कैन ओनली ऑक्युपाई ऑर्बिट विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इनका नंबर 1 2 3 कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता। और इसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस भी बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूम सकते, इन बिटवीन द शेल कभी नहीं घूम सकते। दिस रिजल्ट इन द डिस्क्रीट वैल्यू फॉर द रेडियस इन एनर्जी। तो इसका हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा, और क्या होगा,
इसकी रेडियस होगा। फिर इलेक्ट्रॉन, ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन जब भी एक शेल में घूमेगा तो हमारे पास नई एनर्जी को रेडिएट करेगा और नई एनर्जी को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द लोअर स्टेट टू लोअर स्टेट, एनर्जी एमिट करता है, लेकिन ये हमारे पास अगर हायर स्टेट में जाता है तो फिर हायर स्टेट में वो एनर्जी क्या करता है, वो गेन करता है। और ये हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। यही लेक्चर इस मॉडल की तरफ तक अगले लेक्चर में हम डिटेल में और मॉडल पर बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।